हेलो फ्रेंड्स, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है G7 समूह का जो शिखर सम्मेलन है उसी को लेकर। आज से वो स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है और पेपर 2 को कवर करेगा। अब G7 समूह की बात हो रही है तो इसी की, क्योंकि आज से ये शुरू हो गया है, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये समूह मिलकर दुनिया भर में 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस है वो डोनेट करेगा। तो इसी को लेकर ये हमारी आज की खबर है और इसी से जुड़े हम सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या कहा गया इसमें। और ये जो आज से G7 समूह शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है ये 13 तारीख तक चलेगा, तो इसकी क्या थीम है, कौन सा ये सम्मेलन है, ये सब जानेंगे, पृष्ठभूमि इसकी समझेंगे और इस सम्मेलन में किस किस देश को आमंत्रित किया गया है इस बार के सम्मेलन में, उसके बारे में जानेंगे। वर्तमान एजेंडा क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे और क्या इसका निष्कर्ष है उस पर बात करेंगे। फिर रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए अब हम कुछ की पॉइंट्स पर बात करते हैं कि इससे जुड़े क्या मुख्य बातें हैं। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है आज से, ये 47वां शिखर सम्मेलन है G7 समूह का और इसकी जो थीम है यानी विषय है वो है बिल्ड बैक बेटर। ये इस बार के सम्मेलन का इसका विषय है और इसकी अध्यक्षता कर रहा है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसकी अध्यक्षता कर रहा है और उसने इसके लिए अपने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र बनाए हैं। कौन कौन से हैं? एक है कोविड-19 से रिलेटेड भी, और जो आगे भी भविष्य में किसी प्रकार की कोई महामारी आती है, जैसे ये महामारी चल रही है, उससे निपटने के संदर्भ में है। दूसरा है मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को लेकर है और तीसरा जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर है कि किस तरीके से पृथ्वी की जो जैव विविधता है, हमारे ग्रह की जैव विविधता है, उसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए, इसको लेकर। और चौथा है साझा मूल्यों को लेकर। तो ये उसने अपने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र बनाए हैं। अच्छा, इसमें आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि G7 जो ये समूह का आज शिखर सम्मेलन हो रहा है, इससे कुछ ही दिन पहले G7 समूह के जो देश हैं उनके वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ग्लोबल टैक्स सिस्टम को लेकर कि किस तरीके से उसमें सुधार किया जाए, इस प्रणाली में, वैश्विक कर प्रणाली में, और किस तरीके से उसको डिजिटल एरा के हिसाब से उसको ढाला जाए और उसमें क्या कमियां हैं उनको देखा जाए और उसी को दूर करने के लिए, और ये सब उसमें मुद्दा रहा और इसी से रिलेटेड एक डील भी उसमें की गई थी। तो हम बात कर रहे थे G7 समूह की। तो इसमें एक खास बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उनकी ये पहली यूरोप यात्रा है। दूसरा, वर्ष 2020 में इसकी जो अध्यक्षता की बात करें, इस बार की अध्यक्षता यूके कर रहा है। इससे पहले पिछले साल इसकी अध्यक्षता अमेरिका को दी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। और इससे पहले 2019 की बात करें, 2019 का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता फ्रांस ने की थी और फ्रांस के बियारित्ज में ये आयोजित किया गया था अगस्त महीने में। अब जो ये मैंने कहा कि ये शिखर सम्मेलन के पूर्व संध्या पर घोषणा की थी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। उन्होंने कहा था कि 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं वो डोनेट की जाएंगी। हालांकि इससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वो 500 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन की जो डोजेस हैं वो देगा अमेरिका, वो डोनेट करेगा विश्व को। और इसमें ऐसे देशों को ये की जाएंगी जो कम आय वाले हैं, इस तरीके के 92 निम्न आय वाले जो देश हैं, और इसके अलावा अफ्रीकी संघ को फाइजर की डोजेस दी जाएंगी, उनको भेजी जाएंगी। और इसके लिए अमेरिका इस साल के एंड तक 200 मिलियन डोजेस और बाकी की जो 300 मिलियन, क्योंकि अमेरिका का 500 मिलियन डोजेस का इसमें पार्टिसिपेशन है, तो 300 मिलियन डोजेस अगले साल की पहली छमाही में वो डोनेट करेगा। इसके अलावा इन सब का ये जो पूरी 1 बिलियन डोजेस की बात हो रही है, ये अगले 18 महीनों में, यानी अगले साल के एंड तक हमने बात की, तो अभी इस साल के 6 महीने, अगले साल के 12 महीने, अगले साल के एंड तक इन डोजेस को अलग अलग चरणों में दिया जाएगा, बांटा जाएगा, डोनेट किया जाएगा। तो टीकाकरण, और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि टीकाकरण किया जाए दुनिया भर में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा, और कोरोना वायरस से उबर कर, ये जो महामारी है इससे उबर कर एक बेहतर तरीके से नए विश्व का निर्माण किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इसी मामले में फ्रांस ने भी कहा
कि वो इस साल के एंड तक कम से कम 30 मिलियन जो कोरोना की डोजेज है वो देगा। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने ये कहा, क्योंकि जो कोरोना महामारी पिछले साल से जिस तरीके से फैली है तो शायद ही कोई हिस्सा ऐसा बाकी हो जिसको अपनी चपेट में कोरोना ने ना लिया हो, लेकिन कई सारे हिस्से अभी भी दुनिया के ऐसे बाकी हैं जो कोरोना की वैक्सीन से अछूते हैं। जैसे खासकर अफ्रीका की बात करें तो वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो वैक्सीन की कमी वहाँ है और वैक्सीन अभी नहीं पहुंचे। तो इसी को देखते हुए जो G7 समूह है उसने ये निर्णय लिया है, क्योंकि इसमें जो ये समूह है ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। तो इससे कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर वो भी कुछ करे। तो जाहिर है निर्णय भी कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। तो मैंने जैसे बताया कि दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस, ये 7 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और ईयू की बात करें तो ईयू इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर जो इसके सम्मेलन होते हैं उसमें ये भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये 7 मेंबर कंट्रीज है और जैसे इसकी अध्यक्षता इस बार यूके कर रहा है। यूके के कॉर्नवॉल में, इंग्लैंड की एक काउंटी है कॉर्नवॉल, वहां पर ये आयोजित किया जाएगा, इस बार किया जा रहा है। और इसमें यूके के पीएम होंगे और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखिए कि कहाँ के पीएम हैं, कहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। तो ये जर्मनी की चांसलर है। इटली के पीएम है मारियो द्रागी और जापान के भी पीएम है योशिहिदे सुगा। और इन्हें आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। तो ये अभी अभी इन्होंने सत्ता संभाली है। तो ये इसके सब सदस्य हैं। अब ये हमेशा से G7 समूह नहीं था, बल्कि पहले ये G8 समूह था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसको एक अनौपचारिक मंच के रूप में 1975 यानी 1975 में इसको स्थापित किया गया था, इसको गठित किया गया था। इसका कोई औपचारिक संविधान नहीं है और रोटेशनल बेसिस पे इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके समिट्स का आयोजन करती है, उसकी अध्यक्षता करती हैं। तो G7 पहले G8 था और इसमें रशिया भी था, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का विवाद हुआ तो उसके बाद ये इससे अलग हो गया और G8 बन गया G7। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है कि किस तरीके से G8 G7 बना। और इस बार के जो सम्मेलन के अतिथि देश हैं तो उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया है और इसके अलावा 3 और हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया गणराज्य है और दक्षिण अफ्रीका। तो 4 देशों को इस बार के इस सम्मेलन में इनवाइट किया गया है, अतिथि देश बनाया गया है। अब इसके वर्तमान एजेंडे की बात करते हैं कि वर्तमान एजेंडा क्या है। तो जैसे कोविड-19 को लेकर बात हो रही थी तो इसी को लेकर इसका एजेंडा है इस बार का कि कोविड-19 से बहाली किस तरीके से सुनिश्चित की जाए और एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जाए, ताकि अगर भविष्य में भी किसी तरीके से इस तरीके की कोई महामारी आती है, पहले तो इस महामारी से निपटा जाए पूरे तरीके से सबको वैक्सीनेट करके, और फिर उसके बाद अगर भविष्य में भी कोई इस तरीके की महामारी आती है तो अगर हमारे पास एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली होगी तो उससे आसानी के साथ, मजबूती के साथ हम निपटने की क्षमता रखेंगे। तो ये इसका एजेंडा है और यही इसी को लेकर उद्देश्य भी है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो विश्व की अग्रणी लोकतंत्र हैं उनको एकजुट किया जाए और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जाए। यानी कि सब एकजुट हों, बड़े लोकतंत्र जितने भी हैं वो सब एकजुट हों और इस एक अच्छे सुदृढ़ भविष्य का निर्माण कर सके, एक मजबूत भविष्य का निर्माण कर सके। तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत को जैसे मैंने बताया कि इनवाइट किया गया है इस बार, लेकिन इससे और इस बार के जो समिट की हम बात कर रहे हैं इसमें भारत के प्रधानमंत्री 12 और 13 जून को वर्चुअल मोड में इसमें भाग लेंगे, यानी कि जो वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 12 और 13 तारीख को। इससे पहले भी भारत इसमें इनवाइट किया जा चुका है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री
दूसरी बार 2007 G7 की बैठक में भाग लेने वाले हैं। और इससे पहले 2019 की बात करें, क्योंकि 2019 में हुआ था, 2020 का तो स्थगित हो गया था, 2019 का फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में। ये पहले भी मैंने बताया। तो इसमें भारत को गुडविल पार्टनर के रूप में इनवाइट किया गया था और इसमें भारत ने जलवायु, जैव विविधता और महासागर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो इसके सेशन थे उनमें इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो भारत ने 2014 के बाद से तो दूसरी बार किया है, लेकिन इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का समय था तब भी भारत ने G7, तब तो ये G8 था, तो G8 में 5 बार भाग लिया था। अब भारत के मायनों में, भारत के लिए किस मायनों में इस बार का जो G7 समूह है, क्यों, किस तरीके से भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, भारत के लिए उसके लिए क्या मायने हो सकते हैं, क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो ब्रिटेन, ये यूके इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ब्रिटेन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन कर चुका है। तो भारत के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए यहाँ पर एक मुख्य बात है कि यूके इसकी अध्यक्षता कर रहा है और वो भारत का इस मामले में समर्थन कर चुका है यूएनएससी में स्थायी सीट का। इसके अलावा भारत के पास मौका है कि जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनके जरिए एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जाहिर बात है, इतनी विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है और भारत को इनवाइट किया जा रहा है, तो भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच हो सकता है जो वैश्विक व्यवस्था है उसके निर्माण में सहयोग देने का, भूमिका निभाने का। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। अब से, जब मैंने आपको बताया कि 2020 में अमेरिका में होना था सम्मेलन, लेकिन महामारी की वजह से स्थगित हो गया, तो तब जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के वो थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने ये कहा था कि जो ये G7 समूह है ये बहुत आउटडेटेड हो चुका है, तो इसमें कुछ और देशों को भी जोड़ा जाए। तो उन्होंने भारत के साथ साथ और कुछ देशों को इसमें जोड़ने की बात की थी और कहा था कि इस समूह को अब G10 या G11 कहा जाए ताकि इसका विस्तार हो सके और ज़्यादा। तो एक ये बात रही, और दूसरा ये कि अब जो ये G7 समूह का सम्मेलन हो रहा है, आज से शुरू हुआ है, तो अभी देखना यह है कि किस तरीके के पक्षों पर, किस तरीके के मुद्दों पर इसमें बात होती है, किस तरीके के पक्ष निकलकर सामने आते हैं, भारत क्या बात कहता है इसमें, किस तरीके के पक्ष रखता है। तो ये सारा जब बातें होंगी उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, देखा जाएगा कि किस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं। तो ये सब तभी तय होगा जब ये पूरा सम्मेलन हो जाता है। अच्छा हाँ, एक बात और ये यहाँ पे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें भाग ले रहे हैं, तो इसके बाद ये अभी जो ये सम्मेलन हो रहा है इसके बाद ये ब्रुसेल्स में जाएंगे। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ नाटो के सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जिनेवा में भी वार्ता करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके की वार्ता करेंगे, रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, नाटो सम्मेलन में भाग लेंगे और अभी G7 समूह में तो भाग ले ही रहे हैं वो। तो ये सब बातें पूरा ये जब सम्मेलन हो जाएगा तब उसके बाद पूरी तरीके से खुलकर सामने आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। तो प्रश्न है, वैश्विक भू राजनीति में G7 समूह के महत्व का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इस बात के लिए भी तर्क दीजिए कि क्या भारत का इस समूह का सदस्य बन जाना उसके अपने हितों के प्रति अनुकूल होगा। मैंने जैसे बताया कि भारत को इसमें शामिल करने की बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने, यहाँ पर भी प्रश्न में उसी तरह की बात पूछी गई है, तो 250 शब्दों में आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो ये प्रश्न को पूरा समझकर और इस मुद्दे के हिसाब से जिन जिन पहलुओं पर हमने बात की उसी के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। तो ये था आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।